तो चलिए भाई, आई थिंक कि आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। ज्योग्राफी का सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था और हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है हाँ, देखो रटा हुआ होना चाहिए। मेरे को बस ये चाहिए कि तुम्हारे को सारी चीजें ऐसी रट जाएंगी तुम चाह कर भी गलत ना करके आ पाओ वहां पर। कि अगर तुम चाहो कि यार गलत कर देता हूँ पर तुम्हारे मन से यार नहीं यार ये तो आता ही है, इसको कैसे ही गलत कर दूं, समझ गए? वही तो इसीलिए कह रहा हूँ चाह कर भी गलत ना कर पाओ, इतने अच्छे से चीजें कर लो। चलिए भाई, तो 4 बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। डिस्कस करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, यहां से तुम्हारी ज्योग्राफी क्या होगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होती है ये बताओ सबसे पहले। हाँ, तो देखो इसमें हम सबसे पहले यही समझेंगे कि भूगोल है क्या, मानव भूगोल क्या है, इसकी विचारधाराएं कौन कौन सी है और इसके क्षेत्र कौन से हैं। पहला चैप्टर छोटा सा एकदम। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है वही तुम्हें क्या करना है, माइंड में रखना है बस। तो पहला तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए ज्योग्राफी के भाग कौन कौन से, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए उसकी अलग अलग विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो अर्पित, अर्सला, कुरैशी, सभी को रियली वेरी गुड इवनिंग। देखो गौर से, तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी कहां से, ज्योग्राफी से, कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। अब मेरे साथ साथ ये चीजें याद रखना कि जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है जिनका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। कौन कौन से 2 शब्द? जियो और ग्राफीन। जियो और ग्राफीन। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, जियोग्राफी। ठीक है, इरेटोस्थनीज को इसका जनक माना जाता है। किसका जनक? किसका? भूगोल का। तो भूगोल के जनक कौन? इरेटोस्थनीज। नाम याद होना चाहिए तुम्हारे को। ठीक है, और इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो देखो, पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन, किसका अध्ययन? पृथ्वी की भौतिक संरचना, यानी जैसे पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, नदियां कहाँ है, वो आता है हमारा भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल के अंदर क्या आता है बताओ? अब देखो, अब मेरी बात सुनो गौर से, पहले भौतिक भूगोल समझो। तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन, भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह का वर्णन कह सकते हो, या पृथ्वी के ऊपर मौजूद पर्वत, पठार, पहाड़, नदियां, जलवायु, मौसम वगैरह सबका अध्ययन किस में आ जाता है? भौतिक भूगोल में। यानी जो हमारी पृथ्वी की भौतिक अवस्था है उसका अध्ययन किस में आएगा? भौतिक भूगोल में। तो बात आती है मानव भूगोल क्या है। तो देखो, पृथ्वी की जो भौतिक अवस्था है उसके ऊपर कौन रहता है? मानव। ठीक है, अब इसे समझ लेना गौर से। तो मानव कहाँ रहता है? इसी पृथ्वी पर रहता है। और पृथ्वी की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के साथ मानव कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कैसे हम पृथ्वी के साथ मिलकर अपना जीवन जीते हैं, वो पढ़ते हैं हम किसके अंदर? मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल में मुख्य रूप से हम ये पढ़ते हैं कि कैसे पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, या कैसे हम पृथ्वी को प्रभावित करते हैं।
तो ये चैप्टर बेसिकली यानी मानव भूगोल जो तुम अब 12th में पढ़ने वाले हो, देखो भौतिक भूगोल तुमने 11th में पढ़ लिया, मानव भूगोल जो तुम अब 12th में पढ़ने वाले हो, ये जो मानव भूगोल है ये तुम्हें बताएगा कि कैसे निर्जीव पृथ्वी और सजीव मनुष्य के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, कैसे मानव पृथ्वी को बदलता है और कैसे पृथ्वी मानव को बदलती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि मानव भूगोल है क्या, या वो कहे कि भूगोल क्या है, तो आप कहोगे भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। और फिर वो कहे कि मानव भूगोल क्या है, तो आप कहोगे मानव भूगोल का मतलब होता है कि किस तरीके से जो गतिशील मानव है और पृथ्वी है उनके बीच के संबंध किस प्रकार के हैं। तो हम उन्हीं संबंधों के बारे में पढ़ते हैं जो किसके बीच में है, पृथ्वी और मानव के बीच में। ये बात समझ आ गई। तो देखो भौतिक भूगोल में आपका आ जाता है मेनली महासागर का विज्ञान, महासागरों के बारे में, भूआकृति के बारे में, जलवायु के बारे में। मानव भूगोल में आ जाता है जनसंख्या, पढ़ा है हमने, कृषि, परिवहन, पर्यटन, ये सब। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि भूगोल क्या है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है। भूगोल के दो भाग कौन कौन से, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं। मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, उन भौतिक विशेषता और मानव के बीच के संबंध, ठीक है। अब देखो तो यहां से तुम्हारा शुरू हो जाता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल हमने 11th में पढ़ लिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन, फ्रेडरिक रेडसेल, ठीक है। तो भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज और उसकी एक शाखा मानव भूगोल के जनक कौन, फ्रेडरिक रेडसेल। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, कौन सी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, कौन सी किताब, और उस बुक के अंदर उन्होंने वर्णन किया था किसका, मानव भूगोल का। तो रेडसेल ने सबसे पहले अपनी बुक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल के बारे में लिखा और यहां से शुरुआत हुई किसकी, मानव भूगोल की। ये बात समझ आ गई। इसीलिए मानव भूगोल के जनक कौन हो गए, फ्रेडरिक रेडसेल, ठीक है। इनमें से कोई सी भी एक परिभाषा याद कर लेना, बताया वही है कि मानव भूगोल क्या करता है, देखो मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें भी वही बताया है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो घुमा फिराकर सब बात वही कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें पढ़नी है मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं। तो अभी तक मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा हमने, कि भूगोल क्या है, क्या है भूगोल, बताओ। जियो और ग्राफीन, जिसमें से जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी, और ग्राफीन का मतलब क्या है, वर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी का वर्णन, तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है। जनक कौन है, वो तो बुक है भाई, इरेटोस्थनीज, बोलो क्या, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, क्या, इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी, भौतिक भूगोल, दूसरे कौन सी, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, हाँ, जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। और मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं हम उस पृथ्वी और मानव के बीच का संबंध कैसा है। तो ये याद रखो, ठीक है। हाँ, तो जैसे कृषि हो गया, परिवहन हो गया, जनसंख्या हो गई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद तुम्हें याद रखना है कि भाई मानव भूगोल की शुरुआत कहां से हुई। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक रेडसेल। अब रेडसेल ने क्या किया, एक किताब लिखी, कौन सी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, और उसके अंदर उन्होंने किसके बारे में लिखा, मानव भूगोल के बारे में लिखा। क्या नाम था बुक का, एंथ्रोपोजियोग्राफी। वीडियो लैग कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं अभी आगे। देखो अब परिभाषाएं हमें समझ आ गई, यानी भाई पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन, इतनी सी बात याद रखो, कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अब आती है मानव भूगोल की विचारधाराएं। विचारधारा का मतलब क्या, देखो हर व्यक्ति का हर चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है। कुछ चीजें आपको पसंद होती है तो आप उन्हें पसंदीदा नजरिए से देखते हो, और पसंद नहीं होती है तो, ठीक है, तो इस तरीके से देखते हो जैसे आपको वो चीजें पसंद नहीं है।
ठीक है, जैसे ऐसा होता होगा कि घर के अंदर कोई सब्जी बनती होगी, कुछ तुम्हें पसंद होंगी और कुछ भी पसंद नहीं है, पसंद है, कुछ पसंद होगी और कुछ पसंद नहीं होगी। जब पसंदीदा सब्जी नहीं बनती, ढाबे की सब्जी ले आते हैं, और जब पसंदीदा बनती है तो 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों ने भी मानव भूगोल को अलग अलग नजरिए से देखा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम मानव भूगोल की विचारधारा है। तो इसके अंदर 3 स्तर है आपके। पहला, जिसमें मानव प्रकृति से डरकर रहता है, दूसरा जिसमें प्रकृति मानव की वजह से परेशान है, और तीसरा जिसके अंदर हम बैलेंस की बात करते हैं। तो पहला कौन सा? पहला देखिए प्रकृति से हम डरते हैं। हाँ, प्रकृति से हम डरते हैं। दूसरा कौन सा? ठीक है, प्रकृति हमसे परेशान है। और तीसरा बैलेंस, बीच का रास्ता। मैंने कल क्या बताया था कि अल्टीमेटली बात कहां पर जाकर खत्म होती है? समझौता। ठीक है, तो अंत में जाकर क्या करना पड़ता है? समझौता। तो सेम वही वाली कहानी है। प्रकृति हमसे नाराज परेशान है, वैसे वो क्या है नुकसान। हाँ, मतलब हम उसका नुकसान ही तो कर रहे हैं ना एक तरीके से। ठीक है, देखो एक बात समझ के देखो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, पृथ्वी। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा घर खराब हो गया तो पड़ोसी के घर में जाकर रह लोगे, पड़ोसी का हुआ तो कहीं और जाकर रह लोगे, नई जगह जमीन खरीद लोगे, कहीं और शिफ्ट हो जाओगे। पर पृथ्वी नहीं रही तो कहाँ रहोगे? बात समझ आ रही है? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पृथ्वी खत्म, मानव सभ्यता खत्म। मानव सभ्यता का मतलब कि दुनिया के सारे लोग खत्म, जिनसे तुम परेशान होते फिरते हो कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, सब खत्म। सारे पेपर खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो पेपर कहां से दोगे भाई? देखो, तो इसके अंदर तीन विचार है। कौन कौन से? नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो पहला है नियतिवाद। नियति समझते हो? नियति का मतलब होता है डेस्टिनी, या एक तरीके से तुम्हारी किस्मत। जैसे कहते हैं ना उसकी नियति में तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नियति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, मतलब जो तुम्हारे साथ होना है वो होगा ही होगा। देखो, जब हम किसी चीज को नहीं जानते तो हम उससे डरते हैं, और जब हम उससे डरते हैं तो उसके प्रकोप से बचने के लिए उसकी पूजा करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ऐसा, अभी भी होता है। जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हम उससे डरने लग जाते हैं, और जब हम उससे डरने लग जाते हैं तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति वो काम कर लेता है हम उसे महान समझने लगते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण समझो कि बचपन में मैथ करना, मैथ हम समझ नहीं पाते इसीलिए मैथ से डर लगने लगता है। ठीक है, और जो व्यक्ति मैथ कर पाता है उसे तुम समझते हो यार ऐसे कैसे कर लेता, हमसे तो होती नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये कहानी है। शुरुआती मानव भी कुछ ऐसा ही था, पता था नहीं कुछ, सिर्फ एक ही चीज आती थी, जंगल में जाओ या तो जानवर मार दो या पौधे तोड़ लो। ठीक है, तो या तो भोजन संग्रहण करता था या आखेट यानी कि शिकार करता था। प्रकृति से डर कर रहता था। अच्छा, डरता क्यों था? डरता इसीलिए था क्योंकि उसे प्रकृति समझ में नहीं आती थी। मैंने अभी बताया ना, जब कोई चीज समझ नहीं आती है तो तुम उससे डरने लग जाते हो। तो क्योंकि उसे प्रकृति की समझ नहीं थी, इस वजह से वो प्रकृति से डरता था। और क्योंकि वो प्रकृति से डरता था इसीलिए प्रकृति की पूजा किया करता था कि ताकि क्या ना हो, प्रकृति का प्रकोप ना हो। तो देखो, ये सबसे शुरुआती विचारधारा है। आपको निश्चयवाद कहे या नियतिवाद कहे, दोनों का मतलब सेम ही है। यह विचारधारा मानव भूगोल की सबसे शुरुआती विचारधारा है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया है जो आदिम था और पृथ्वी से डरकर रहता था। उसने पृथ्वी के अनुसार खुद को ढाल लिया था क्योंकि वो पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि और प्रभावित क्यों नहीं कर सकता था? देखो, तुम किसी चीज को बदलोगे तब जब तुम उस चीज को जानते हो। अगर तुम उस चीज को जानते ही नहीं हो तो उसमें चेंज कैसे करोगे? ठीक है, अब सोच के देखो कि तुम्हें कंप्यूटर ठीक करना ही नहीं आता तो तुम कंप्यूटर में कुछ चेंज कैसे करोगे? ठीक है, तो बात समझ आ रही है? अगर तुम्हें मोबाइल चलाना आता है तो तुम उसमें नए सॉफ्टवेयर भी डाल सकोगे, नई थीम्स भी डाल सकोगे और उसे चेंज कर सकोगे। पर क्योंकि तुम्हें चलाना ही नहीं आता तो तुम क्या ही कर लोगे? ठीक है, सिर्फ लॉक खोल लोगे, गेम खेल लोगे, उसके अलावा यूट्यूब चला लोगे। पर फिर तो चलाना आ गया ना, फिर क्या बात हुई? ठीक है, ठीक है, उसने खुद को क्या किया? प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। क्यों ढाल लिया? क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। इसकी खास बात क्या थी? देखो, इस दौर में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी तो उस दौर में थी ही नहीं। हाँ, तकनीकी बोल सकते हो।
ठीक है, मानव विकास ना के बराबर था, विकास होगा ही कहां से। ठीक है, यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। देखिए बेचारे को भाई मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ मेरी पे। बात मेरी बात तो ऐसे जमाने में जो लोग मानव राज थे उनकी बात हो रही है। वही तो मजा है। खैर, तो प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था, निम्न था। मानव विकास ना के बराबर था। क्यों ना के बराबर था? क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए थे। तो यहाँ पर विकास कहाँ से करेंगे? और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि व्यक्ति क्या करता है, पहले खाने का, रहने का और पहनने का जुगाड़ करता है, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। ठीक है, तो और शिक्षा होती भी कहां से? तुम्हें आता ही क्या था? मान लो पुराने जमाने के आदि मानव को क्या आता था? फल तोड़ना आता था, शिकार करना आता था। इसमें सिखाने वाली कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, हैं? शिकार कैसे करेगा? सामने चीता नहीं, ये तो बंदे के अंदर कॉमन सेंस होता है ना, वो तो देखते देखते सीख ही जाता है। अब ऐसा थोड़ी कि तुम्हें स्कूल में बैठाएंगे, उसमें तुम्हें थ्योरी कराएंगे कि भाई इस जानवर को ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है। हाँ, होते ही आदि मानव रहते ही हैं। ठीक है, ठीक है। मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था। प्रकृति की क्यों सुनता था? क्योंकि वो उसे परिवर्तित नहीं कर सकता था। उससे डरता था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था यार, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आग लग जाती है। ठीक है, कभी भी कोई जानवर निकल के आ जाता है, करे तो करे क्या। ठीक है, और क्योंकि उसे घर वर बनाना कुछ आता नहीं था, कृषि करनी नहीं आती थी, तो बेचारा मारा मारा फिरता था। ठीक है, कि कभी क्या हुआ, बारिश आ गई एकदम से। ठीक है, कभी बारिश में ऐसे भीग रहा है, कहीं छुपने की जगह नहीं है। कभी आग लग गई तो उससे परेशान। ठीक है, जंगल में भी छुप जाएगा तो फिर वो कीचड़ कीचड़ हो गई, हालत खराब हो गई। तो अल्टीमेटली उसकी जिंदगी क्या थी, बहुत ज्यादा खराब सी चल रही थी। ठीक है, हाँ, अच्छी कुछ नहीं थी। देखो, अच्छा कुछ नहीं होता। हर किसी की लाइफ में उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, उस बेचारे की अपनी समस्या थी। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब है। तुम्हें खाने को मिल जाएगा, घर पे जाओगे, कपड़े भी होंगे और रहने के लिए जगह भी है, तो तुम्हारी जिंदगी में और दिक्कतें हैं उसके आगे की। ठीक है, अगर वो आगे की दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो उसके आगे की दिक्कतें हो जाएंगी, तो वो कहानी चलती रहेगी। बस देखो, दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, बस होती अलग अलग है, डिफरेंस इतना ही होता है। हाँ, जिस दिन दिक्कत खत्म हो जाएगी उस दिन फिर देखो, जब तुम किसी लेवल पर पहुंच जाओगे तो दो सिचुएशन होंगी, या तो तुम संतुष्ट हो गए। अगर तुम संतुष्ट हो गए तो दिक्कत खत्म, पर अगर फिर ग्रो करना चाहोगे तो दिक्कतें आएंगी। सिंपल सी बात है। तो जहां पर दिक्कत खत्म वहां पर ग्रोथ खत्म, काम खत्म। ठीक है, मानव सीधे तौर पर क्या था, प्रकृति पर निर्भर था और पृथ्वी को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता था। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर था और इस वजह से पृथ्वी को क्या माना गया, इसके अंदर ज्यादा शक्तिशाली, और मानव को क्या माना गया है, कम शक्तिशाली। सही बात है, पृथ्वी को क्या माना गया है, ज्यादा शक्तिशाली, और मानव को कम शक्तिशाली। उदाहरण देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो अगर बारिश नहीं होती थी तो वो पूजा करने लग जाता था। ये नहीं कि भाई कुआं वगैरह खोद लूं, कुछ व्यवस्था कर लूं, नदी से पानी ले आऊं, नहीं, सीधा पूजा करो, पूजा होगी, ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश हो जाएगी, लाइफ सेट। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसी समस्या थी। इसके बाद क्या हुआ, इसी स्थिति को हम बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। किसका? मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव के ऊपर प्रकृति का प्रभाव। ये तो मैंने क्यों देख रहे हो बैठे बैठे? ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण। तुम अपना नाम मानव से ना मानस रख लो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। चलो आगे देखो। तो भाई निश्चयवाद की स्थिति को ही क्या कहते हैं, यानी उसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इसी के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीवन जीना सीखा और उसके ऊपर पृथ्वी का ज्यादा प्रभाव था। और इसके समर्थक कौन थे? रेटजेल और हेम्बोल्ट, नाम याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो फिर आया हमारा कौन सा, संभववाद। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो धीरे धीरे मानव ने आसपास की चीजों को देखा। ठीक है, और देखने के बाद उसे लगा यार ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, और जब उसे समझ आया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसने खुद भी करना शुरू कर दिया। और जब उसने खुद करना शुरू किया तो उस तरीके से उसे उस चीज का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक है, यानी कि उसने एक तरीके से क्या किया, ट्राई किया, टेस्ट किया और उसे पता चल गया। तो उसके बाद उसके पास आ गया ज्ञान। दिमाग तो था ही ना पहले से भाई, दिमाग तो पहले ही था, उसके अंदर क्या आ गया, ज्ञान आ गया। किस बात का ज्ञान आ गया कि भाई ये सब चीजें चल कैसे रही हैं।
अब जब उसे समझ आ गया कि ये सब चीजें चल कैसे रही हैं, तो धीरे 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 उसने क्या करना शुरू किया, उन चीजों को अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो, क्या पता ऐसा हुआ हो कि मान लो तुम कोई बीज वगैरह लेके, अब तुमने खा लिया और बीज वगैरह लेके जा रहे हो और फेंक दिया। 2 हफ्ते बाद देखते हो कि तुम वहां पर पौधा उग गया। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली कि ऐसा कैसे पौधा उग गया, चलो एक बार और करके देखते। तुमने दोबारा से किया, फिर पौधा उग गया। तो तुमने बोला यार वहां चल के जाता हूँ क्या करने, शिकार करने, या फलाने काम करता हूँ, यहीं आगे डाल देता हूँ, क्या पता पौधा उग जाए। और पौधा उग गया और तुम्हारे को पता चल गया कि ऐसे करके काम बन सकता है, और तुमने ऐसे करके करना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे क्या किया, मानव ने चीजों को समझा। ठीक है, आगे का वर्णन करती है, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को क्या किया, प्रभावित करना शुरू कर दिया। प्रभावित करने का मतलब वही है कि अपने हिसाब से उसे ढाल लिया। ठीक है, मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा और अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा, और साथ ही साथ पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गया। समय के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़े, जैसे अभी का दौर देख लो। ठीक है, तो यहां पर मानव ने गर्मी से बचने के लिए पंखे बनाए। ठीक है, एसी बना लिए, सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बना लिए। ठीक है, बारिश से बचने के लिए घर बना लिए, रजाई बना लिए, गद्दे बना लिए, कंबल, छाता बना लिया। सही बात है। ठीक है, चश्मा बना लिया अगर आंखें खराब हो जाए तो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखो क्या 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 बना लिया, मोबाइल बना लिया। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए। ठीक है, तो देखो कितनी सारी चीजें बना ली। किस वजह से बनाई, ज्ञान की वजह से। तो ज्ञान कहां से आया, चीजों को देख देख कर। ठीक है, सबने मिलकर बनाया, थोड़ा 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 थोड़ा। नहीं, पहले बात तो तुम मानव का पीछा छोड़ो। ठीक है, इसके अंदर हम सभी आते हैं, हम सभी मानव हैं, वो अकेले थोड़ी है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति के मानवीकरण का मतलब कि जब प्रकृति के ऊपर मानव का प्रभाव होने लगा। अब तुम गौर से देखो, अगर तुम यहां से बाहर निकलो तो तुम्हें कहीं पर प्रकृति दिखती है? या तो इंसान दिखेंगे, या इंसानों के रोड दिखेंगे, इंसानों की गाड़ियां दिखेंगे, इंसानों के घर दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, बस प्रकृति नहीं दिखेगी। कहीं एक मुश्किल से कोई पेड़ पौधा दिख गया तो दिख गया, वो भी वो जबरदस्ती उगा हुआ होगा। ठीक है, हाँ जबरदस्ती उगा हुआ होगा, वरना काटने वाले तो उसे भी काट दे। ठीक है, तो मेनली अगर तुम देखो तो इसे कहते हैं क्या, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये वाली जो विचारधारा है, जब मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा और उसे प्रभावित करने लगा। ठीक है, नियतिवाद में मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, और यहां पर क्या करने लगा, वो पृथ्वी को अपने अनुसार बदलना सीख गया। फिर आई तुम्हारी नवनिश्चयवाद, यानी समझौते वाली स्थिति। मानव को समझ आया कि भाई अगर मैं इसी तरीके से करता रहा, यानी प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता रहा, तो एक दौर ऐसा आएगा जब या तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हालत इतनी खराब हो जाएगी कि हम उन संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, नुकसान है या नहीं है? हाँ या ना? है ना? पेट्रोलियम को ही देख लो, अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाए और तुम बिजली की गाड़ियां ना बना पाओ, मान लो रूस पे ही खत्म हो गया, हर जगह खत्म हो गया, और तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना बना पाओ, तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है जाने का? और साइकिल के अलावा ठीक है, मान लो जितने भी आपके जीवाश्म ईंधन है, चाहे आप सीएनजी बोलो, चाहे पेट्रोल बोलो, चाहे डीजल बोलो, कुछ भी बोलो, सब खत्म होगा एक दौर के बाद, जो कि हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मान लो तुम इतने अच्छे से नहीं बना पाए, तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? या तो बैलगाड़ी या एटलस, ऊंट। किसी की शादी होगी तो मतलब तुम इमेजिन करके देखो कि सुबह सुबह कोई व्यक्ति आ रहा है ऊंट पे, और सामने उसने ऊंट पार्क कर रखा है, ठीक है, और वो अंदर आकर क्लास लेता है और 1 घंटे बाद ऊंट लेकर वापस चला जाता है। कितना अजीब लगेगा ये। अगर किसी की शादी होगी तो हाँ, ये कह सकते हो तुम कि फिर शादियों के अंदर बाइकों की जगह एटलस मिलेगी, ठीक है, तो सस्ते, खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा। पर फिर भी संसाधन तो चाहिए होंगे ना, कैसे चलाओगे? मान लो तुमने कुछ भी बना लिया, उसे चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे बनाते हो? कोयले से ही तो बनती है ज्यादातर।
पानी से कितनी ही बना लोगे। तभी तो कह रहा हूँ कि अगर नहीं बना पाए और मान लो तुम कह रहे हो कि पानी से बना लेंगे, तुम्हें क्या लगता है हमारी नदियों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो नदियां ही नहीं होंगी तो बांध किस पे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे, समस्या ये है। तो समय के साथ साथ समझ आया किसे, मानव को, जैसे शायद तुम्हें भी अभी अभी समझ आ गया होगा कि जितनी स्थिति अच्छी लग रही है उतनी स्थिति अच्छी होने नहीं वाली है, ठीक है। तो नव निश्चयवाद जो है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच की स्थिति है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, इसे याद रखना। रुको और जाओ, क्या कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ। तो इसमें यह कहा जाता है कि भाई तब तक रुको जब तक प्रकृति आपको रुकने के लिए कह रही है, यानी जब तक पृथ्वी के अंदर क्षमता है उसके संसाधनों का प्रयोग करो। जहां तुम्हें लगने लगे कि अब संसाधनों के प्रयोग की जगह संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो वहां पर अपने कार्यों को रोको और उसके बाद सब्र करो कि दोबारा से पृथ्वी पर वो सभी संसाधन वापस आ सके। तो यानी कि सामंजस्य बनाकर रखो। किसके बीच में सामंजस्य, प्रकृति और अपनी आवश्यकताओं के बीच में काम चलेगा। तो इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि हम पूरी तरह से प्रकृति बदल देंगे? नहीं। अच्छा, पूरी तरीके से प्रकृति भी अब हमें नहीं रोक सकती। ऐसा नहीं है कि हम फिर से वही आदि मानव बन जाए, ठीक है, जिसके खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या करें, मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने अनुसार बना सकता है। तो इसी वजह से इसमें कहा गया है कि दोनों के बीच का रास्ता लो, ना तो प्रकृति को डोमिनेट करो और ना ही प्रकृति से डोमिनेट हो जाओ, बीच में रहो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, भूगोल क्या होता है, भूगोल क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफीन, ठीक है। जनक कौन है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके दो भाग है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। मानव भूगोल के डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी और मानव के बीच के संबंधों का वर्णन। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हमने तीन विचारधाराएं पढ़ी। पहली कौन सी, निश्चयवाद, यानी प्रकृति मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। उसके बाद संभववाद, यानी प्रकृति का मानवीकरण, और उसके बाद नव निश्चयवाद, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद। अब हमें पढ़ना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र अगर हम देखें तो देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र का मतलब है कि भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं। तो बेसिकली भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगरीय भूगोल, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि शहर कौन से हैं, बस्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का घनत्व हो गया, उसकी वृद्धि हो गई, उसमें परिवर्तन हो गया, उसकी संरचना हो गई, उसका संगठन हो गया, ये सब पढ़ते हैं हम किसमें, मानव भूगोल में, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ ये वाला चैप्टर कौन सा है, नगरीय वाला। एक तो मानव बस्ती इस बुक का लास्ट चैप्टर है और उस बुक का तीसरा चैप्टर है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर देखो जनसंख्या वाला, तो इस बुक का पहला दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा और तीसरा चैप्टर है, और दूसरी वाली बुक में पहला दूसरा चैप्टर है। आर्थिक भूगोल, इसके अंदर तुम्हारा सारी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, हाँ कौन कौन सी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, ठीक है, तो वो वाली। उसके बाद आवास भूगोल, इसमें वही ग्रामीण और नगरीय बस्तियां। सामाजिक भूगोल, समाज के बारे में। और इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे सीधा जाकर किसके बारे में, जो हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है, अगली क्लास में। अभी के लिए फिलहाल के लिए ये देखो जरा कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से, अभी बताया, हाँ ठीक है। मानव भूगोल का प्रमुख उपागम, इसके बारे में बात करेंगे। अब संभववाद के बारे में बताना है, लिख दोगे, ठीक है। लूसियन फेवरे ने किस विचारधारा का अनुसरण किया, इसका पॉइंट भी मैं अभी बताऊंगा, आगे जाकर ये टॉपिक में आएगा। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखो मानव भूगोल सबसे संबंधित है, जो चीज मानव से संबंधित है वो चीज सबसे संबंधित है। कैसे कि देखो, अगर मानव भूगोल में तुम क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ोगे तो उसकी राजनीतिक विशेषता भी आ जाएगी, क्योंकि तुम आर्थिक पहले से ही पढ़ रहे हो, तो अर्थशास्त्र तो पहले से ही हो गया। अच्छा, मानव भूगोल के बारे में बात की तो अभी हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो इतिहास से भी संबंधित हो गया। तो ऐसे सबसे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फिर ठीक है ना, एकदम हो जाएगा ना। बस अब ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए एकदम। अब हम मिलेंगे कब, 9 बजे, कहां पर, यूट्यूब पर, COET की क्लास के साथ, ठीक है, किसके साथ
ठीक है, कुछ डाउट? सीयूईटी की क्लास के साथ, ठीक है, और किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है भाई। और 9 बजे से शुरू करेंगे सीयूईटी वाले चैनल पर, ज्वाइन सबको करना है, रेगुलरली ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट है तो फटाफट से बताओ, अदरवाइज पहला चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। 1 2 4 पॉइंट हैं जो कि हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो उसकी चिंता मत करना। सर ये असली माना है।